हेलो दोस्तों, एनआरआई पॉडकास्ट के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है वो शख्स जिन्होंने टीवीएफ से भी पहले नॉस्टैल्जिया को वापस ज़िंदा कर दिया था और प्रिंटेड मीडिया से ज़्यादा डिजिटल दुनिया के ज़रिए हम सबको हमारे बचपन की गलियों में वापस पहुँचा दिया था। 90s का वो खेलना, मम्मी-पापा की डाँट, स्कूल की यादें, हमारी मस्ती और वो छोटी-छोटी बातें जिन्होंने हमारे बचपन को बनाया और हमारे जीवन को एक शेप दिया। उन्होंने उन सबको एक कहानी दी, एक शेप दिया, एक पिक्चर दिया और हमारी उन यादों को वापस ताज़ा कर दिया। उनकी स्ट्रिप्स पढ़-पढ़ के हम सबके चेहरे पे एक छोटी-सी मुस्कान आ ही जाती है। पुरानी बातें याद आ जाती हैं, बचपन लौट आता है और वापस हम उन गलियों में वापस चले जाते हैं जहाँ से हम काफ़ी दूर चले आए हैं। अगर प्राण साहब की कॉमिक्स के बाद किसी कार्टूनिस्ट ने लोगों के दिलों में वैसी जगह बनाई है, तो ये वही इंसान है। और सच कहें तो अगर किसी को प्राण साहब की आर्टिस्टिक लेगेसी का वारिस कहा जा सकता है, तो वो भी यही है। इतना ही नहीं, प्राण साहब के बाद चाचा चौधरी और साबू को दोबारा जीवन करके एक नई कहानी गढ़ने के लिए और उसको प्रिंट करने का सौभाग्य भी इन्हीं को मिला। तो चलिए दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करते हैं गार्बेज बिन के क्रिएटर गुड्डू, अमित जी, शान और लैला के जन्मदाता हमारे फैसल भाई। हेलो। जी फैसल भाई। कैसा लगा कैसा फैजल लगा भाई इंट्रो? आपको? काफी अच्छा था, मतलब आई एम फ्लैटर्ड। तो भाई प्राण जी के वारिस घोषित कर दिए गए आप। हमने क्या निखिल निखिल सर ने ही घोषित कर दिया, हमने तो बस उसको वही कहा है। नहीं, ये तो बहुत निखिल सर बहुत करते हैं, मेरी प्यार करते हैं वो। तो अच्छा लगता है, मतलब मैं तो नहीं मानता कि मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझको ऐसी बड़े बातें बोली जाएँ। ये है कि छोटे-मोटे कार्टूनिस्ट हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें बनाई जाए, बस यही कुछ भी नहीं। एकदम हम्बल हो यार आप फैजल ब्रो। यहाँ 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 के लोग बड़े कमीने हैं, अभी शांत बैठे हैं। कमीनेपन में ही मज़ा आता है कभी-कभी। नहीं, तो फिर मेरा सवाल यही है फैजल भाई कि आप के जितने भी इंटरव्यू देखे हैं और मैं पर्सनली आपसे मिला भी हूँ एक कॉमिक कॉन में, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं। आप बहुत ही शांत स्वभाव के हो, तो ये जो शैतानी चलती है, मतलब शैतान तो हर कोई अंदर से होता ही है, इंट्रोवर्ट होते हैं थोड़े लोग, तो फिर मतलब ये मतलब अगर कोई गार्बेज बिन के गैग्स देखेगा फिर आपसे मिलेगा ना, वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये वही बंदा है। तो ये कैसे, क्या है मतलब ये कि एक एक पर्सनैलिटी अलग है आपकी और जब आप गैग्स बनाते हो तो वो डिफरेंट पर्सनैलिटी बाहर निकल के आती है। हाँ, थोड़ा मेरे साथ है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैं एक तो पहली बात ये है कि मैं थोड़ा कैमरा शाय भी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं आता इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो और दूसरा ठीक है, जैसे हम ह्यूमर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन है, वो जॉली पर्सनैलिटी होना चाहिए उसको और तभी वो क्रिएट कर पाएगा। हाँ, वो अगर जॉली पर्सनैलिटी है, तो वो उसको हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करता, बट कभी-कभी नहीं भी होता है ऐसा। तो एक आई थिंक मैंने कहीं पे एक लाइन पढ़ी थी कि जो कार्टून बनाते हैं, वो कार्टून नहीं होते। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है। तो कार्टून बनाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब उसके लिए काफ़ी स्टडी करना पड़ता है। और ये एक सीरियस जॉब है, तो मतलब अ, अगर कोई जॉली है और फ़नी है और बाय नेचर उसकी पर्सनैलिटी रहती है, तो ये अच्छी बात है। बट जो बंदे थोड़ा नहीं इतने होते, तो वो भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर करते हैं आई थिंक। अगर आप देखोगे तो जैसे मैं माँगा पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ता। हम्म। आप देखेंगे तो मियाज़ाकी जो एनिमेशन करते हैं, उनका एनिमेशन कितना खूबसूरत होता है, कितना आई कैंडी होता है, बट उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा देखेंगे तो मतलब वो थोड़े गुस्से या वैसे दिखते हैं। इसके उलट आप देखो कि जो माँगा में जुंजू ईतो है, वो हॉरर बनाते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी देखो बहुत बहुत कॉमेडियन टाइप है, वो जॉली हैं। तो उल्टा है। तो उससे पता नहीं चलता कि ये बंदा कैसा काम करता है, अगर आप किसी को सामने देख रहे हैं। तो इसी टाइप का रहता है थोड़ा। नहीं तो मैं, मेरा सवाल उस लाइन पे भी था, तो फिर आपको कितना मतलब, जैसे आपने बोला मेहनत तो लगती है, क्योंकि अगर आप सीरियस पर्सन हो या फिर ये जो खुरापात है जैसे आपने बोला ना, आई थिंक तभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे कि सारे कैरेक्टर्स के पीछे स्टोरीज हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन सब जमा होती गई एंड ये गैग्स के रूप में कैसे आ रही हैं बाहर, वैसा मुझे वो जानना था। हाँ, मेरी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है। मैं हम्म। कैरेक्टर स्टडी करता हूँ। मैं जैसे अगर कहीं जा रहा हूँ, मेट्रो में हूँ या मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ,
दरियागंज गया, इधर ट्रेन की जर्नी कर रहा हूँ, तो मैं कैरेक्टर देखता रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनको वहीं पे ड्रॉ करूँगा, बट स्टडी करता रहता हूँ, तो मुझे कुछ कैरेक्टर अच्छे भी लगते हैं। तो वो चीज़ है मेरे अंदर। मैं स्टडी करता हूँ कैरेक्टर्स को कि उसका नेचर क्या है, उसका कि कैसा रहा है, दिखने में कैसा है उसका। तो वो चीज़ें मेरे माइंड में मुझे मतलब आती रहती हैं और फिर बाद में कहीं न कहीं निकलती हैं वो। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कैरेक्टर को देखा मैं उसी टाइम बना दूँगा। बट वो बाद में कहीं न कहीं आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा, बट उससे मिलता-जुलता कुछ आ जाएगा। तो वो कहीं न कहीं स्टोर हो जाता है, स्टडी जब आप करते हैं। तो वो तो हर टाइम ऑन रहता है। तो वो हेल्प भी करता है काफ़ी। तो ये कहें कि ये सब कैरेक्टर्स आपके स्कूल टाइम या मोहल्ले के फ्रेंड्स या उन सब पे बेस्ड हैं तो सही होगा, राइट? नहीं, स्कूल टाइम के नहीं है। हाँ, हाँ। स्कूल टाइम के नहीं है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि गार्बेज बिन कैसे स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें थोड़ा आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर एक एक यूपी में एक सिटी है, तो वहाँ से मैं आता हूँ। तो मैं शुरू में मैं जब 14-15 साल का था, तो मैंने मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था और मैं अ, ध्रुव की कॉमिक पढ़ता था, अनुपम सर तो मेरे फ़ेवरेट थे। तो ध्रुव की कॉमिक देख के कॉपी करता था उसको, ये सब देख के बनाता था, नागराज बनाता था। स्कूल में 5-5 रुपए में भी बेच देता था उनको। तो मुझे लगता था कि ये तो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगा फिर कि कॉमिक आर्टिस्ट ही बनना चाहिए। एक बार मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी। उन्होंने मुझे चाचा चौधरी की एक कॉमिक दिखाई। आई थिंक उसका रेट ₹6 था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कॉमिक जो है, ये जिस आर्टिस्ट ने बनाई है, उसको कितने पैसे मिले होंगे? तो मैं तो छोटा था उस टाइम, आई थिंक 11-12 साल का। तो मैंने बोला कि ₹6 की कॉमिक्स है तो ₹2 मिल गए होंगे। वो बोले नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये इस तरह होता है कि ये कॉमिक ₹6 की है, 1 लाख छपी होंगी। तो ये ₹6 लाख की पूरी प्रॉपर्टी है और आर्टिस्ट को कम से कम भी ₹1 लाख मिले होंगे। मतलब वो भी ज़्यादा बोल रहा था, बट मेरे दिमाग में बल्ब चला कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा चीज़ पता चली है। यहाँ पे आप ड्राइंग भी कर रहे हो, कार्टून बना रहे हो, आपका काम भी छप रहा है, आपका नाम भी है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे लगा हाँ, कॉमिक में जाना चाहिए। तो मैंने उस लाइन पे फिर थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा और काम को इम्प्रूव किया अपने अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने कुछ पेजेज़ बनाए, जो मेरा आर्ट वर्क था उसे लेके फिर मैं राज कॉमिक्स आ गया। आई थिंक 97 या 8 की बात है या 6 की होगी। तो मैं राज कॉमिक आया, तो राज कॉमिक में मैं संजय सर से मिला, सबसे मिला। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सेलेक्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ की कि हाँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे जो पीछे आर्टिस्ट का केबिन था, वहाँ पे मुझे ले जाके दिखाया कि देखो आर्ट ऐसे होता है, शीट ये होती है, डीओ शीट होती है, पेंसिल ये वाली यूज़ होती है, इंक ये वाली यूज़ होती है और ये खालसा ब्रदर को मिल जाएगी, आप वहाँ जाओ। तो फिर मैंने देख लिया कि कैसे होता है। फिर मैं वापस आ गया, 1 साल और मेहनत किया, फिर वापस आया। फिर उन्होंने कहा और ज़रूरत है आपको स्टडी की, फिर मैं वापस चला गया। फिर 1 साल बाद फिर वापस आया। तो फिर मुझे बाबूजी ने जॉब पे रखा था, राजकुमार सर ने। उन्हें मेरा काम थोड़ा सही लगा था। तो जनरल बुक्स जो होती है ना, पॉकेट बुक्स की, तो उसमें उन्होंने मुझे फर्स्ट जॉब मुझे राजकुमार सर ने दी थी, बाबूजी हम उनको कहते थे। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था ये। फिर मैं बीच में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, मैंने कंप्यूटर सीखा है थोड़ा बहुत और बाकी टेक्नोलॉजी सीखी, फ़ोटोशॉप वगैरह। और फिर मैं जामिया शिफ्ट हो गया। जामिया में मेरा एक फ्रेंड है शाहनवाज़, वो रहते थे, तो मैं उनके पास शिफ्ट हो गया। तो वहाँ पे जो गार्बेज बिन की स्लैंग आई है, वो वहाँ से आई थी। जो अच्छा। लैला वाला जोक या ये सब हो गया, तो वहाँ आइए। हाँ, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो अच्छा। वहाँ पे ना एक एक जोक चलता था। मुझे नहीं पता आपके पॉडकास्ट में सब कुछ बोल सकते हैं या नहीं? सब बोल सकते कुछ भी बोलिए, कुछ भी। सब। जो मन में आए बोलिए, कुछ। चलो आप बीप बीप लगा देना उसमें। नहीं, ना, 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 हम नहीं तो नहीं ऐसे रॉ फिल्टर्ड। हम लोग बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग ना इस तरह बात करते थे जैसे आपका कोई लॉस हो गया। तो जैसे आपका ₹5 का नुकसान हो गया, तो हम कहते थे ₹5 की लालच होती है। तो ये स्लैंग थी, मतलब ये कहीं भी यूज़ हो सकता था। आप खाना खाने गए, खाना अच्छा नहीं निकला, ₹20 की हुँ, कोई बोल हुँ, रहा हो। कुछ आपने जूता लिया, जूता अच्छा नहीं निकला, जो इतने की वो हो गई। तो ये लाला वाला डायलॉग वहाँ से आया।
तो लैला के आने से पहले ये डायलॉग आ चुका था गार्बेज बिन के अंदर। तो फिर मैंने लैला की एंट्री कराई, तो गुड्डू, शान और अमित जी वगैरह कंचे खेल रहे हैं, तो एक लड़की सामने जाती है, तो अमित जी बोलते हैं, शायद ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ये लैला है, कि अच्छा ये वही लैला है। कॉल बैक। तो लैला ये मतलब फिक्शन है, ये रियल कैरेक्टर नहीं है। तो वहाँ से लैला आई, वहाँ से स्लैंग आई, जो गार्बेज बिन की स्टार्टिंग की स्लैंग है। तो हमने शाहनवाज और मैं फिर आगे थोड़ा बढ़े, हमने थोड़ा और स्टडी किया। तो 2006 में हमने यस 7 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था। तो उससे पहले हम आईपॉड जो टच था ना, जो आईफोन से पहले आया था, उसको हम ले चुके थे और उस पर स्टडी भी कर चुके थे। तो शाहनवाज का बैकग्राउंड कोडिंग का है, वो बहुत अच्छी कोडिंग मतलब मास्टर है। तो उसने उसकी कोडिंग क्रैक करी थी और उसने मुझे बोला कि अगर हम दोनों मिल जाएं, तुम ग्राफिक कर लेना, मैं प्रोग्राम कर लूँगा, तो हम आईफ़ोन के लिए गेम बना सकते हैं। तो हमें उस लेवल तक पहुँचते-पहुँचते टाइम लगा, तब तक एप्पल ने अपना ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया था। उससे पहले ऐप स्टोर नहीं था एप्पल में, तो ऐप स्टोर लॉन्च हुआ तो हमने भी उस टाइम अपना एक गेम बनाया था, स्नेक एंड लैडर फन विदिन। तो हमने उसको लॉन्च कर दिया, वो काफ़ी हिट हो गया उसका, मतलब 10-15 हज़ार डाउनलोड थे आई थिंक उस टाइम उसके। तो जब ये हमारा गेम अच्छा चल गया, तो हमने प्लान किया कि हम एक स्टूडियो खोलते हैं नोएडा में। तो शाहनवाज ने मैंने मिलके एक कंपनी रजिस्टर्ड की, गीक मेंटोर के नाम से। हम लोग थे और हम मेंटोर भी हैं। तो गीक मेंटोर के नाम से हमने स्टूडियो ओपन किया नोएडा के सेक्टर 5। वहाँ पे हमने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो वहाँ पे हम दोनों बैठते थे, हमने एक टेबल बनाई और मतलब कारीगर को वहीं बुला के हमने जगह के हिसाब से टेबल बनवाई, सब कुछ सेटिंग करी। उससे फोटो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो वहाँ पे हमने गेम डेवलपमेंट स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास इंटर्न भी है। अब काफ़ी कैरेक्टर जो गार्बेज बिन के हैं वो इंटर्न है, वो मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। तो इंटर्न है, जैसे अमित जी हो गए और ये सब हो गए, इस तरह तो इंटर्न आए थे। तो हमने वहाँ पे गेम स्टार्ट किया बनाना। और बीच में हमारा एक गेम बहुत वायरल हुआ था, अगर आप में से किसी ने शायद नाम सुना हो, अगर आप गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा, एंग्री अन्ना। हाँ थे। तो अन्ना हजारे जब अनशन पे अन्ना बैठे थे, यस। तो उसके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एक गेम बनाया था एंग्री अन्ना के नाम से, जो एंग्री बर्ड के ऊपर था। तो वो बहुत हिट हो गया, मतलब एक दिन में उसके 10 लाख प्ले हो गए थे। तो उसके लिए हमने काफ़ी इंटरव्यू वगैरह दिए, यहाँ से कॉल आ रहे, वहाँ से BBC, CNN, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सब जगह पे था अपना। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि ये सब चल रहा था, हम गेम बना रहे थे, इधर अपलोड कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मुझे ना क्रिएटिव उसका थोड़ा महसूस होने लगा कि हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे। वहाँ पे मैंने फिर एक कैरेक्टर बनाया जिसका कोई नाम नहीं था। मैंने अपने ऊपर बनाया घुंघराले बाल वाला, सिर्फ अपने लिए, किसी के लिए नहीं। और एक उसका साइड कैरेक्टर और बनाया शाहनवाज के ऊपर। शाहनवाज के बाल उस टाइम स्पाइक थे, वो थोड़ा जेल लगा के तो उसके ऊपर शान करके बनाया कैरेक्टर। तो इन दोनों को कैरेक्टर को लेके ना मैं अपनी अपनी खुशी के लिए कुछ बनाने लगा, छोटे मोटे गैग। वो गीक गैग होते थे, लाइक आईफोन की ISPW के ऊपर बना रहे हैं, या जेल ब्रेक के ऊपर बना रहे हैं। आईफोन में जेल ब्रेक करते थे पहले, तो गीक गैग थे। एक बनाया थिंक टैंक, जिसमें 4 बंदे स्टूडियो में बैठ के सोच रहे हैं टैंक के बारे में, तो थिंक टैंक हो गया। ऐसे शुरू के गैग इस टाइप के थे। तो ये मैं अपने दोस्तों में शेयर करता था। उस टाइम फेसबुक पे अब मेरे 3000 समथिंग फ्रेंड्स थे, तो वो इसको लाइक करते थे सारे, उनको पसंद आता था। बीच में मैंने एक कैरेक्टर को थोड़ा, अपने कैरेक्टर को, शाहनवाज के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर दिया। पहले वो ड्राइंग अलग-अलग होती थी उनकी, फिर मैंने एक ड्राइंग रखी ताकि कैरेक्टर एक है। और उसी टाइम फेसबुक ने फेसबुक पेजेस लॉन्च कर दिए। फेसबुक पेज जो होता है ना, फेसबुक पेज, तो वो लॉन्च किया था। तो मैंने फिर गार्बेज बिन का पेज बनाया और उस पे फिर मैंने अपलोड करने स्टार्ट किया ताकि लोग उसको शेयर भी कर सकें। शेयरिंग स्टार्ट हो गई थी। शक्तिमान के ऊपर गैग बनाया, शक्तिमान तो फक फक करके घूमता है, तो उसको डाँट रहा है, तो शक्तिमान को वो बोल रहा है, वो शक्तिमान को ही कह रहे, तो वो कह रहा है सॉरी बच्चों, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो 2 महीने में गार्बेज बिन के जो पेज था, उस पे 2 लाइक थे।
सिर्फ शाहनवाज और मैं। उस पे लोगों ने उसको लाइक करना शुरू किया, 2 लाइक आए, 4 लाइक आए, 5 लाइक आए। ये 2012 की मैं बात बता रहा हूँ। और उस टाइम हमारा ऐसा था भी नहीं कि पूरा करना है, क्योंकि हम साइड में गेम डेवलपमेंट कर रहे थे। हमारा ये मेन चीज़ नहीं थी और हमें परवाह भी नहीं थी कि चलेगी या नहीं चलेगी, तो इतना हमारा दोस्त था भी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि वहीं पे ऑफिस में हम डिस्कस कर रहे थे, तो डिस्कस में ये बात सामने आई, जैसे इंटर्न हमारे पास आते थे, वो घर से आते थे, तो बात में किसी ने बोला कि बहुत परेशानी होती है घर पे, पानी की बोतल भरने को लेकर उसमें झगड़ा होता है कि पानी ये भरेगा वो भरेगा। तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि इसको बनाना चाहिए कुछ, तो मैंने वो बोतल वाला गैग बनाया था, पानी पी के गलती यस, करके। माँ वाला। वो गैग जो था ना, वो बहुत टर्निंग पॉइंट था वो गार्बेज बिन का। मतलब हमने रात को शाम में गैग अपलोड किया 7 बजे के आसपास, ऑफिस बंद किया, घर चले गए। सुबह का आके देखा तो 30,000 फॉलोअर। 200-300 फॉलोअर थे हमारे। सुबह को आके देखा 30,000 फॉलोअर। गैग में लाइक आ रहे हैं 20,000 लाइक, 25,000 लाइक, वो रुक ही नहीं रहा है। तब थोड़ा सीरियस हो गए कि हाँ ये चीज़ थोड़ा अच्छी जा रही है। तो लोगों ने कमेंट में बोला और बनाओ और बनाओ और दिखाओ। तो फिर थोड़ा क्लिक किया इस चीज़ कि लोगों को ना थोड़ा पास टाइम पसंद आता है, अपना गुजरा हुआ टाइम पसंद आता है। तो हम अभी तक जो गैग बना रहे थे वो प्रेजेंट में बना रहे थे, आईफोन को बना रहे हैं, इसको लेके बना रहे हैं, ऑटो को लेके बना रहे हैं। और शायद आपने देखा होगा वो एक ऑटो वाला गैग था ना कि भाई कहाँ नोएडा जाएगा? वो कहता है हाँ जाऊंगा, तो कहता है जा फिर यहाँ बैठा हुआ क्या। वो गुड्डू ब्लंट था उस टाइम, और गाली वगैरह सब देता था, हम उसको ब्लर कर देते थे जब गाली को, और गाली को इतनी ब्लर देते कि दिख रहे समझ में आ जाए। तो हमने जब देखा कि ये वो वाले गैग पे ज्यादा लाइक आ रहे हैं जो पास्ट वाले हैं, जैसे पानी वाला हो गया या उस टाइप के गैग हो गया, तो थोड़ा फोकस उन पे किया। फिर जैसे गली क्रिकेट पे बनाया, फिर हमने गली क्रिकेट पे जैसे बॉल पे टीम बांट रहे हैं, तो मोटे वाले को कॉमन रखते हैं। बॉल नाली में वाला गैग, टिंडे की सब्जी, उसका मैं इसके बाद बताऊंगा। तो बॉल नाली में चली गई तो जिसने पहुंचाई वो निकालेगा। तो हम सोचते थे बैठ के, उस टाइम जो इंटर्न थे, मैं हूँ, शाहनवाज है और भी लोग थे, तो हम सोचते थे कि बताओ क्या हुआ था, बताओ क्या हुआ था। तो उसमें जो अच्छा लगता था मुझे, उसमें मैं थोड़ा फन डाल के उसको बनाता था। तो ऐसे स्टार्ट हो गया फिर, और मुझे दिख गया कि हाँ ये नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है लोगों को। उस टाइम आई थिंक ऐसा तो कुछ और कोई कुछ कर नहीं रहा था कि नॉस्टैल्जिया पे कुछ बनाएगा, बट वहाँ मैंने क्रैक कर लिया था कि हाँ ये चीज़ लोगों को पसंद आ रही है। और अभी प्रेजेंट वाले नहीं आ रहे इतने, वो जोक हैं। प्रेजेंट में बना रहा हूँ वो जोक है, जो मैं पास्ट के बना रहा हूँ ना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, हमारी हमारी लाइफ है वो, बेसिकली इमोशन हो जाते हैं वो। हाँ इमोशन है, वो जोक नहीं है। तो वो चीज़ मैंने क्रैक कर ली, हाँ ये चीज़ है, तो वो मैं बनाने लगा और वो चीज़ फिर चल भी गई। इंडिया वाले क्या की मैं आपको बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था मनु विशाल, तो वो मैंने एक एकेडमी में पढ़ाया था नोएडा में ही, एकेडमी ऑफ एनिमेशन इन गेमिंग। तो वहाँ से स्टूडेंट मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आए थे जब मैंने स्टूडियो में, तो मनु विशाल वहीं से आया था। अच्छा लड़का, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो रोज टिंडे लेके आता था। तो मैं बोलता ये क्या है, टिंडे क्यों ला रहा है? कहता मुझे ये मिल रहा है, मैं क्या करूँ। मतलब रोज तो नहीं लाता था, मतलब हफ्ते में 3 टिंडे होते थे। तो मैंने फिर उस पर गैग बनाया कि क्योंकि मुझे टिंडे पसंद नहीं थे, हम खाना शेयर करते थे, वो हमारा खा जाता था, हम उसका क्या खाएंगे, टिंडे लेके आए। तो उस पे मैंने बनाने स्टार्ट किया टिंडे। मैंने वो हेट जो थी ना टिंडों के लिए, वो गुड्डू पे शिफ्ट कर दी। और जब मैंने गैग अपलोड किया तो मुझे पता चला ये तो ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, इसे पसंद नहीं आ रहा है, ये सबके साथ ऐसा है। तो फिर उस पे एक आदमी को छोड़ के फैजल भाई, जो अपने लंचर पाजी थे, वो मेरे को अभी भी याद है, स्टेज पे आते हैं और उनको टिंडे मारते लोग वो भी खा जाते हैं वो। लंचर बाजी ना, मैंने अभी बताया ना एनिमेशन, एकेडमी ऑफ एनिमेशन एंड गेमिंग में मैंने टीच किया, तो वहाँ पे वो आईआईटी में थे, मतलब आईटी में थे, जो कंप्यूटर वगैरह है सब देखते हैं। रविंदर पाल उनका नाम है, और वो सरदार जी हैं, और वो बिल्कुल गंजे रहते हैं, कुछ नहीं रहते।
तो बहुत जॉली, बहुत बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत बढ़िया। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ऊँचे किस्म का था। तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी, वो गैग भी पढ़ते थे। तो उन्होंने बोला कि फैसल भाई मुझे भी डालो इसमें गैग में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम मैं गैग बना रहा था जिसमें गुड्डू का जो मैच है वो ऊद-बिलाव के साथ पड़ जाता है। या तो वहाँ पे वो जब टीम बना रहे हैं, तो उसमें एक लड़के को मैंने दिखाया, छोटा लड़का गंजा, जो लंच के बारे में बात कर रहा है ज़्यादा, कि लंच आ गया, कि लंच आ गया क्या? रैंडम था वो, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ सोच के किया। वो मैंने उनके ऊपर बनाया। मैंने उनको फ़ोटो भेजा, मैंने कहा ये आपके ऊपर है। तो वो खुश हो गए काफ़ी। वो अगर आप उनको देखोगे आप पहचान जाओगे कि वो लंचर काजी है। ओह! अच्छा, मेरे पास एक स्टूडेंट और आए थे। उनका नाम था अमित, पूरा नाम है अमित जैन। तो अमित जी मेरे साथ में बैठते थे, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एक्चुअली क्या था कि जितने भी हम लोग वहाँ ऑफ़िस में थे, अमित जी हमारे में सब में बड़े थे। हुँ, हुँ, हुँ। एज वाइज़। यहाँ में जी हम में छोटे हैं। तो हम उनको अमित जी बुलाते थे इसलिए। लोग पूछते हैं अमित जी के नाम क्या है? अमित जी क्यों लगा? मास्टर जी भी अमित जी बोलते हैं, कछुआ सर। तो एक्चुअली अमित जी हमारे में सब में बड़े थे स्टूडियो में, तो सब उनको अमित जी बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं एक गैग बना रहा था, मेरे माइंड में आइडिया आया, तो उसमें एक एक और कैरेक्टर की ज़रूरत थी। तो मैंने अमित जी को बोला, बराबर में बैठे थे, मैंने कहा अमित जी चलो आज आपका बनाता हूँ। ठीक है, तो वो एक गैग था जिसमें नॉन-वेज जोक था, नॉन-वेज जोक वो कहता है अमित जी वो गुड्डू कहता है, अमित जी साथ चल रहे हैं कि आपको एक नॉन-वेज जोक सुनाता हूँ। वो कहते हैं सुनाओ। वो कहता है कि एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर पूछता है सुबह क्या खाया था? कि अंडा। शाम में क्या खाया था? चिकन। कि वो चिकन जो है ना अंडे पे बैठा है। मतलब बहुत सड़ा हुआ जोक। तो मगर उसमें नॉन-वेज था। तो उसने वो जोक अमित जी को कह के सुनाया कि नॉन-वेज जोक है। अमित जी कुछ और उम्मीद कर रहे थे, कोई और सा नॉन-वेज जोक होगा। तो फिर बाद में गाली वगैरह है कि यार ये जोक था नॉन-वेज। तो वो गैग था जिसमें अमित जी फर्स्ट टाइम आए थे। तो उसमें मैंने अमित जी को ले गया। नहीं, एक बात तो है फैज़ल भाई, मतलब आपके जोक्स, मतलब नो ऑफेंस, बट कुछ-कुछ इतने सिंपल होते थे, मतलब जो ऐसा लगता था कि, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना सड़ू जोक है, बट उसमें जो प्रेजेंटेशन रहती थी ना आपकी, वो 4 पैनल 5 पैनल जो एक्सप्रेशन रहते थे कैरेक्टर्स के, वो आई थिंक ज़्यादा मैटर करते थे। जोक कैसा भी हो, वो डिलीवरी खतरनाक होती थी उसकी। हाँ, मैं ट्राई ये करता था कि जैसे अगर 6 पैनल का गैग होता था मेरा पहले, अभी मैं 4 वाले ज़्यादा बनाता हूँ, 6 का मेरा होता था। तो उसमें मैं ट्राई ये करता था कि 5 पैनल में जो थॉट प्रोसेस है पढ़ने वाले का इधर लेके जाऊँ और छठे पैनल में घुमा दूँ बिल्कुल। हुँ, हुँ। और पंच जो आता था ना वो लास्ट के पैनल के लिए मैं बचा के रखता था। और पंच इतना अच्छा रखने की कोशिश करता था मैं कि वो वाक़ई में लोगों को हँसी आती थी उसमें। तो वो चीज़ थी। फैसल भाई कैरेक्टर्स के अलावा मतलब गार्बेज बिन नाम क्यों? उसके पीछे क्या सोच थी या कहानी थी? हाँ, जब मैं ये राज कॉमिक्स जॉइन किया था तो मैं ड्राइंग की स्टडी करता था। तो हनीफ अज़हर सर के साथ बैठता था मैं। सुरेश डीगवाल सर थे वो, उनके साथ बैठता था। नरेश जी हो गए, तौफीक भाई हो गए, हम सब साथ साथ बैठते थे पीछे। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी बातें होती थी, बहुत फ़नी बातें भी होती थी। एक बार क्या हुआ, हनीफ सर जो थे ना, वो तिरंगा की कहानी लिख रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर बना लिया। अब वो तिरंगा को मार रहा है। अब वो फँस गए कैसे, निकाले कैसे? अब वो कॉल करके ना विवेक सर को बुला रहे हैं, विवेक मोहन सर को। वो उधर बैठते थे ऑफिस साइड में, क्या आना ज़रा, फिर वो दोनों ना सर जोड़ के बैठे कैसे निकालेंगे तिरंगा को। ये सब देख के ना बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। तो ह मैं देखता था उनके पास मार्वल डीसी होती थी। मार्वल डीसी मैंने वहीं आके देखी थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने बोला ये आप कहाँ से लाते हो? ये तो बहुत अच्छी है स्टडी के लिए तो। पहले मैं रियलिस्टिक ड्राइंग करता था। तो उन्होंने कहा दरियागंज में मिलती है, वहाँ से ले आना। तो मैं दरियागंज गया, मैंने वहाँ पे किताबें देखी, तो मुझे वहाँ पे ना मैड मैगज़ीन मिली। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैड मैंने बाकी किताबें ली, ये इमेज कॉमिक्स हो गई, मार्वल डीसी हो गई और मैड भी ले लिया। तो मैड जब मैंने आगे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ह्यूमर ही अलग लेवल का था उसमें। और जो उसके आर्टिस्ट थे, मोड रकर हो गए, सर्जियो अरागोनस हो गए, जैक डेविस हो गए, ये सब लाजवाब काम था इनका, टॉम रिचमंड। तो
फिर मैंने मैट थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, जितने मैट मुझे मिलते थे मैं ले लेता था। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो ग्रुप था मैट के कार्टूनिस्ट का, ये सब लोग जीनियस थे, बट ये अपने आप को बोलते थे यूजुअल गैंग ऑफ इडियट्स। बोले लोग आपको इडियट बुला रहे हैं, यूजुअल गैंग ऑफ इडियट्स। तो मुझे वहाँ पता चला कि हाँ, ये होता है देखो, लोग आपको अच्छा कहें, बजाय कि आप खुद अपने आप को अच्छा कह रहे हो, वो अपने आप को बेवकूफ़ कह रहे हैं। हम्बल होना मैंने वहाँ से थोड़ा सीखा। तो मुझे मैट अच्छा लगता था, मुझे आर्टिस्ट अच्छे लगते थे, उनका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने मैट के अंदर देखा सर्जियो रैमोस का एक कार्टून था, उसमें एक मैट का ऑफिस दिखा रखा है, विलियम गेम्स बैठे हैं वहाँ पे और सारे आर्टिस्ट लोग वहाँ पे हैं। तो कूड़े वाला कूड़ा फेंक के जाता है मैट के बाहर, ट्रक आके रुकता है, कूड़ा फेंक देते हैं, तो मैट के आर्टिस्ट कूड़ा उठा के अंदर ले जा रहे हैं। सारे भाग के आ रहे हैं, कूड़ा उठा के अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गार्बेज पसंद आ रहा है। फिर मैंने एक देखा, सर्जियो का ही एक कॉलम आता था, शैडो स्पीक्स, अगर आपने देखा हो, तो उसमें होता था कि कोई बंदा खड़ा है और कोई बच्चा उसके सामने पियानो बजा रहा है और वो खुश है, खुश होकर सुन रहा है। उन दोनों की शैडो दीवार पे पड़ रही है, उसने वहाँ पे बच्चों को भेज रखा है कि बहुत बुरा बजा रहा है। शैडो में दिख रही, शैडो स्पीक्स करके था। तो पूरा कॉलम खत्म हुआ, तो लास्ट में मैड में एक दिन रखी है, उसकी शैडो दीवार पे पड़ रही है और वहाँ गार्बेज कैन रखा है। ओह! हाँ, तो ओके। मैं वहाँ पे थोड़ा पॉइंट मैंने पिक किया कि ये टॉप लेवल का हुआ क्या, टॉप लेवल के आर्टिस्ट हैं, अपने आप को गार्बेज बुला रहे हैं। तो मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूँ। तब तक मैं सोशल मीडिया जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो ऑर्कुट से स्टार्ट किया था। तो मैंने वहाँ पे अपना जो फ़ोल्डर बनाया था, वो मैंने फिर गार्बेज बिन के नाम से। अच्छा। तो कार्टून नहीं बनाता था मैं, रियलिस्टिक वर्क करता था। तो तब मैंने गार्बेज बिन के नाम पे फ़ोल्डर बनाया, उसमें अपना वर्क अपलोड किया। तो मुझे लगता था मेरा काम अच्छा नहीं है, गार्बेज है। उतने बड़े आर्टिस्ट अपने आप को गार्बेज बुला रहे हैं, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं। तो इसलिए मैंने वो फ़ोल्डर बनाया। फिर ऑर्कुट से शिफ्ट होके फेसबुक पे आए, तो वहाँ पे जो मेरा पर्सनल प्रोफ़ाइल था, वहाँ पे भी मैंने गार्बेज बिन के नाम से एल्बम बनाई, उसमें अपना वर्क अपलोड किया। तो नेचुरल था, जब मैंने पेज बनाया तो गार्बेज बिन के नाम से। तो ये था। फैजल भाई, एक कैरेक्टर रह गया जो मुझे बहुत पसंद है, जो सिड ब्रो हैं, क्योंकि हम सब ने एक ऐसा सीनियर देखा है अपने कॉलेज में या स्कूल में जो बहुत कूल एक्ट करता है। तो ये अभी आप जैसे आप ऑफिस से बता रहे हो, तो ऐसा कैरेक्टर भी आपके ऑफिस में था ये, या कहीं नहीं, और नहीं, से आया है? ये मेरा स्टूडेंट था। अच्छा। मेरा पूरा टीचिंग का बैकग्राउंड रहा है। तो नोएडा में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीआईटी। तो वहाँ पे मैंने टीच किया है एनिमेशन और ये फाइन आर्ट वगैरह। तो वहाँ पे मैं देखता था कि जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखता था मैं। लाइक गाँव से आया लड़का और सेमेस्टर होते थे 6 महीने का एक सेमेस्टर होता था, 3 साल का कोर्स था। तो 6 सेमेस्टर में वो बहुत चेंज हो जाता था। घर से आया तो गीले बाल हैं, तेल लगा के रखा है, एल्युमिनियम की अटैची है और सस्ते जूते पहने हैं। बट अगले इसमें उसके पास एकॉस्टिक गिटार आ जाता था, एकॉस्टिक। फिर अगले सेमेस्टर में वो इलेक्ट्रिक पे पहुँचता था और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा देखता था मैं। तो वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था, सिद्धार्थ पराशर। तो वो काफ़ी हैंडसम था, दिखने में अच्छा था। तो मैंने उसको थोड़ा देखा कि ये अच्छा कैरेक्टर दिख रहा है। वो ऐसा नहीं था कि वो कोई सी गाँव से आया है, वो देहरादून का था, अच्छे अच्छे करते। तो जब मैंने ये गैग बनाया, जब मैं गार्बेज बिन स्टूडियो स्टार्ट किया, तो मैंने एक पोस्टर बनाया था, रिवोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आपने देखा हो। तो उसमें मैंने ये सारा 6 पार्ट में दिखाया था कि 6 सेमेस्टर में जो लड़का आता है कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचता चेंज है। होता है? हाँ, तो उसमें मॉडल जो था ना, जो 3rd वर्ज़न था, वो सीट था, सिद्धार्थ अच्छा। पराशर। वो उसके ऊपर बनाया था मैंने, वो घुंघराले बाल, वो गिटार पीछे कमर पे रहना, वो जीन्स और ये सब चेक वाली टी-शर्ट पहनना, वो सिद्धार्थ के ऊपर था। उसको उसको दिखाया भी था मैंने, वो भी काफ़ी वो फिर अच्छा बाद लगा। में परमानेंट रिकरिंग कैरेक्टर हो गया था ना? स्टार्ट हाँ, ऐसे हुआ था। सीड का पहले मैंने पोस्टर बनाया था ये, तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो सीड का था, वो एक इवोल्यूशन था, इसमें वो एक जनरल, हाँ। पार्ट था। बट उसके बाद मैंने उसको फिर गुड्डू के साथ दिखाया कि इनको एक मेंटर चाहिए, जो इनको थोड़ा गाइड करे, भले ही वो रॉन्ग वे में करे। तो
फिर मैंने सिड को ले आया, तो अच्छा लग गया, तो फिर परमानेंट हो गया इसके अंदर। नहीं, अभी सिड पे बात हो रही है तो फिर उस्ताद जी कहाँ से आए? क्योंकि वो तो हाँ, उससे भी बड़े वाले निकले। उस्ताद को मैं आपको बताता हूँ, उस्ताद की इंस्पिरेशन थे मेरे, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो हमारे वहाँ पे मोहल्ले होते हैं। हम्म। तो वहाँ पे मेरे एक क्लोज मतलब कजिन भाई समझ लो आप, और नदीम उनका नाम था, हम्म, वो शायर थे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टोपी लगा रखे पान खा रहे हैं, ठीक ठाक बंदे, अभी ताइवान में। तो उनके साथ मिलके हमने लाइब्रेरी भी ओपन की थी। तो जो एक शायरी वाला बंदा था गुड्डू की लाइफ में, वो नदीम भाई के थ्रू आया, क्योंकि मैं उनके साथ रहता था और उनको मैं देख रहा हूँ वो शेर कह रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैंने वो उनके ऊपर मॉडल नहीं किया, क्योंकि मुझे वो शायर बूढ़ा दिखाना था। और उस्ताद पहली बार जब आए थे तो शायद मेरे ख्याल से गुड्डू को ट्यूशन पढ़ाने आए थे। तो वहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर शायर दिखाया, जो उसका कैरेक्टर नदीम भाई पे था। लुक नदीम भाई वाली नहीं थी, कैरेक्टर जो था वो नदीम भाई पे था, बट उसका नाम मैंने बहुत इंटरेस्टिंग जगह से लिया था। उसका पूरा नाम है महबूब निराले आलम। उसका महबूब निराले आलम। और मैं जब छोटा था ना, हमारे यहाँ उर्दू की मैगजीन बहुत आती थी, तो हमारे यहाँ इब्न सफ़ी को पढ़ा जाता था। तो इब्न सफ़ी का कैरेक्टर है इमरान, शायद आप जानते हैं। तो इमरान कैरेक्टर के जो नॉवेल्स होते थे, उनमें जो एक शायर था ना, वो महबूब निराले आलम था, और वो बड़ा फनी शायर था। तो नाम मैंने वहाँ से लिया। जब अच्छा। मुझे नाम देने की बारी आई कि इस शायर का नाम क्या होगा, तो वो मैंने वहाँ से लिया था, इब्न सफ़ी की नॉवेल से, महबूब निराले आलम। बट मैंने थोड़ा इसको स्टडी किया था, तो मुझे पता चला कि ये रियल में थे, एक शायर, आई थिंक लखनऊ में या कहाँ पे, ये सच में थे महबूब निराले आलम। तो आपका कैरेक्टर इस तरह आया टुकड़ों में, कैरेक्टर इधर थे, लुक कहीं और थे और नाम कहीं और थे, तो वो चीज़ वहाँ से। फैजल भाई, वो कंपनी का क्या हुआ फिर, गेमिंग कंपनी का? गेमिंग कंपनी का क्या हो गया कि दोनों के अपने अपने थोड़े वो थे गोल, तो दोनों नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए, और एक बंदा तो चला नहीं पाता, क्योंकि शाहनवाज डिजाइन नहीं कर सकता था, मैं कोड नहीं कर सकता। तो एक बार जब गार्बेज में थोड़ा पिक किया उसने, तो फिर हमने थोड़ा ध्यान इधर शिफ्ट किया अपना, क्योंकि गेम तो हम बना ही रहे थे, गेम में तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो बट इधर गार्बेज बिन पे थोड़ा ध्यान लगाया था, तो उसको थोड़ा छोड़ दिया। कंपनी है अपने पास, वो ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। तो हाँ वो है, बट इधर ज़्यादा ध्यान लगा लिया मैंने। मैं आपको बताऊँ कि उस टाइम हमारा इतना वो हो गया था, हम न्यूज़ में इतना थे वेब पे, कि एक स्क्वायर एनिक्स करके कंपनी है, शायद आई थिंक आपने नाम सुना है। फाइनल फैंटेसी और ये सब गेम बनाते हैं जापानीज। यस यस यस। सीईओ आए थे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखने के इंडिया में गेमिंग की, तो उन्होंने हमें भी बुला लिया ठीक है, मैं शाहनवाज में पहुंच गए। वो बोल रहे हैं कि कंपनी में कितने लोग, दो ही हैं। और उसमें लगे फिर अच्छे बंदे थे, हमें नीचे तक छोड़ना है वो, मतलब अगर आप देखोगे ना, वो जापान के चौथे या पांचवें सबसे अमीर आदमी, तो वो नीचे तक छोड़ना है फिर हमें, तो मतलब हाँ ये था कि हमें गेमिंग को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाए, गार्बेज में ज़्यादा दिमाग लगा दिया। गार्बेज बिन ने, क्योंकि आई थिंक इतना वायरल हो गया था कि आई थिंक आपके टीवीएफ के साथ एड्स आते थे, फिर आप ऐसे जो आई थिंक बहुत सारी पॉपुलर कंपनीज ने भी आपको गैग बनाने के लिए स्पॉन्सर्ड पोस्ट वाले हम देखा करते थे, तभी आप उनके लिए भी बनाते थे कार्टून। तो आई थिंक गार्बेज बिन आई थिंक 1 मिलियन तो बहुत जल्दी कर लिया था, और उस टाइम पे 1 मिलियन करना वाज लाइक आज के टाइम पे लाइक 50-60 मिलियन लाइक हाँ वाला आराम पेज। से। तो हाँ, काफ़ी पहले कर दिया था हमने, आई थिंक 2014 में 15 में 1 मिलियन क्रॉस कर दिया था, तो काफ़ी पहले कर दिया था। उसमें मैं हर उस पे गैग भी बनाता था, अगर आपको याद हो, पोडियम पे आता हाँ, पोडियम पे आके टमाटर खा रहे थे। था 50,000, तो अच्छा था, बढ़िया था। भाई टीवीएफ अरुण आप पर्सनली इसको काफ़ी लाइक करते थे गार्बेज में, हम्म।
उन्होंने मुझे बाद में बताया, वो अपनी टीम को बोलते थे कि देखो ये अकेला बंदा कर रहा है इतना लाइक ला रहा है तुम क्या कर रहे हो अभी भी मतलब वो बहुत अच्छा फ्रेंड है। अभी मैं पिछले हफ्ते मुंबई में ही था कॉमिक कॉन के लिए, तो मैं रोनाल्ड के साथ था। तो अच्छा दोस्त है बहुत। कि गैग्स एक पार्ट है गार्बेज बिन का, बट आप ना बहुत ही अमेजिंग श्रद्धांजलियां भी ड्रॉ कर देते थे। मुझे दारा सिंह जी का याद है, जब वो हनुमान जी उन्हें वेलकम कर रहे हैं, राइट? तो इट्स कैसे लाइक कि वो जितने वायरल मुझे लगता है कि आपके ये नॉस्टैल्जिया वाले गैग्स थे, वैसे ही ये भी उतने ही गए होंगे, क्योंकि मतलब आप इमेजिन करो भगवान से आपने वैसा कर दिया, राइट? तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे याद है हमने देव जी के में भी शायद ऐसा कुछ काफ़ी किए थे, श्रद्धांजलि दी जोरा थी। साइकिल का किया था शुरू में, ये दारा सिंह जी का किया, और जसपाल भट्टी जी का किया था। यस। तो ये काफ़ी उस टाइम क्या था ना कि सब चीज़ें ना हो रही थी अपने आप, मतलब मैं कुछ सोच के नहीं कर रहा था। हाँ। मुझे लगा कि अरे यार ये दारा सिंह जी जो इतने लेजेंड है वो गुजर गए, तो कुछ बनाना चाहिए। मैं रैंडम गैग भी बना रहा था उस टाइम, मतलब किसी का जोक पढ़ा था मैंने कहीं पे कि लेडी गागा कपड़े कैसे पहनती है, तो वो क्या करती है कि जो कमरे में सामान है ना उस पे गोंद लगाती है और लौट जाती है उससे। तो मैंने उस पे बनाया, वो लोगों को पसंद आ गया था। सिंगल गैग भी जो गुड्डू से रिलेटेड नहीं थे वो भी पसंद आ रहे थे लोगों को। तो मैं कुछ भी बना रहा था उस टाइम, ऐसा नहीं है कि गुड्डू को लेके बना रहा था। तो सडनली क्या हुआ कि कुछ अच्छा हो गया, कोई मेडल जीत गया तो उस पे बना दिया। कुछ दारा सिंह जी वाला हुआ उसपे बनाया। जब वो हुआ तो मैंने देखा लोगों को नई चीज़ मिल गई है अपने वो करने के लिए। तो इसलिए मैंने बनाना शुरू किया। और मगर उसमें एक चीज़ ये होती है कि मैंने जो फ़ील किया कि लाइक कोई इवेंट हुआ, 6 बजे हुआ है वो, और अगर आप 12 बजे तक नहीं बना रहे हो तो फिर मत बनाओ। क्योंकि फिर वो आज तो और कम टाइम है उसमें। आज तो आई थिंक विद इन सेकंड्स लोग निकाल देते हैं। हाँ, तो वो उस टाइम मैंने किया वो चीज़, बट फिर मुझे प्रेशर आने लगा उस चीज़ का। मैं कहीं और हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बैकअप नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊँगा? मैं भाग के जाऊँगा, बनाऊँगा, इतने में टाइम निकल जाएगा। मैंने छोड़ दिया फिर। मतलब शुरू में किया काफ़ी, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, इन तिलों में जितना तेल था वो निकल गया। नहीं, आई थिंक वो काफी लोग पूछते भी हैं ना, जैसे कि अरे कहाँ गायब हो, बीच में आपने आई थिंक काफी ब्रेक ले लिया था, फिर उसपे मतलब पुराने गैग्स लोग शेयर करते थे। 2016 में पर्सनल लेवल में मुझे काफ़ी लॉस हुआ था। तो मतलब घर पे कुछ हो गया था, बहुत बहुत भारी चीज़ हो गई थी। तो वो ब्रेकिंग पॉइंट था गार्बेज बिन का। तो उसके बाद से मैं उतना रेगुलर कभी नहीं रहा। मैं रहा तो मैंने शायद 1 साल बनाया नहीं था। तो फिर जब बनाया तो ट्रैक्शन था, लाइक वगैरह सब आ रहे थे, बट वो मन में एक जो चीज़ होती है ना वो चली गई, तो वो आज भी है। तो एक चीज़ वो भी होती है, लाइक जैसे बिल वॉटरसन है, उन्होंने कैल्विन एंड हॉब्स को बनाया, उन्होंने 10 साल बनाया, और फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इस कैरेक्टर को मैं जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया, अब मैं नहीं बनाऊंगा इसको, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे डर है कि रिपीटेटिव ना हो जाए। मैं अपने पुराने आइडियाज को रिसाइकिल ना करने लगूं और ये खराब हो जाएगा। अभी अच्छा है, खराब हो जाएगा। तो आर्टिस्ट की एक लिमिट होती है। हालांकि ये बात चार्ल्स शूट्स पे नहीं अप्लाई होती जो पीनट्स बनाते थे। उन्होंने 50 साल बनाया और अच्छा बनाया। तो दोनों चीजें हैं, मैं दोनों चीजों के बीच में टक रहा हूँ। मैं exhaust भी हो गया हूँ और मुझे कभी कभी मन भी होता है कि हाँ बनाना चाहिए। नहीं, आप बनाते रहिए। वो आई थिंक कई बार ऐसा हो रहा कि आर्टिस्ट खुद को ना ज्यादा ही जज करता है। मतलब ये मेरे को ऐसा क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे बीच भी एक हमारे मित्र हैं विवेक भाई, वो एनिमेशन करते हैं। तो वो हर चीज को मतलब आर्टिस्ट जो होता है अपनी जब बनाता है ना, तो पहले तो खुद वो सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर हमसे पीयर रिव्यू लेंगे कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। हम लोगों को पसंद आता है, हम लोग बोलते हैं डाल दीजिए आप। मतलब एज अ ऑडियंस हमें तो क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा काम मिलता रहे, बट एज अ आर्टिस्ट आई थिंक आप थोड़ा टर्मोइल में रहते हो कि ये मैं उस लेवल का बना पा रहा हूँ या नहीं, या फिर इसमें मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो रहता है। मतलब विवेक भाई की भी अगर बात करें तो उनको हमेशा ये लगता है कि मैं अपने ऑडियंस के साथ बेईमानी कर रहा हूँ, जबकि ऑडियंस को लगता है भाई इतना अच्छा तो बना है और क्या है, तुम काम हम तो और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर, राइट? अच्छा यस विवेक साहब।
नहीं, ये मैं एक चीज़ जोड़ दूँ, वाटरसन का एक और रीज़न था उसको छोड़ने का कि वो सिंडिकेट से जुड़े थे, किंगफिशर सिंडिकेट से, तो उनकी डेडलाइन होती थी कि उन्हें डेली एक देना ही है। यस डेडलाइन बहुत हैवी होती है मतलब आर्टिस्ट के लिए। अगर आपका क्रिएटिव ब्लॉक आया है और आपको सुबह देना ही है बना के, तो आपको डर होता है कि मैं अपने लेवल से नीचे का ना बनाऊँ, अप टू द मार्क ना हो। अच्छा, वो प्रिंट में था तब चल जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं चलता। अगर मैं डेली एक गैग बना रहा हूँ और मुझे 7:45 बजे गैग अपलोड करना है और 5 बजे तक भी मेरे पास आइडिया नहीं है, तो मैं बहुत प्रेशर में आ जाता हूँ। क्या करूँगा? फिर मैं कुछ ना कुछ उठा के बनाऊँगा। फिर मैं गैग अपलोड करते हुए डरूँगा क्योंकि फीडबैक तुरंत आ रहा है, प्रिंट में नहीं आता है। प्रिंट में नहीं आता है। अगर आपका गैग हल्का भी है ना, प्रिंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑनलाइन में आपको लोग बैशिंग शुरू करते हैं, ये क्या बनाया है? ऐसा होता है। तो वहाँ पे डबल प्रेशर है आपके ऊपर। एक तो आपको बनाना ही बनाना है, दूसरा अगर आपने बना दिया और आपको मन में लग रहा है कि अच्छा नहीं बना, पब्लिक लगा देती है अगर पब्लिक को अच्छा नहीं लगता, तो गालियाँ पड़ती हैं फिर। मगर कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा बनाया है और वो उसपे नहीं आता उतना, आपको लग रहा है तो बेकार था, वो जा रहा ऊपर उड़ा हुआ वायरल। ये चीज़ें अ, भी फैजल भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी टीबीसी इंडिया की तरफ से आपके वेब कॉमिक्स को गोल्ड कैटेगरी का अवार्ड मिला है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपने खुद से पूरा अपना एंटायर वेंचर स्टार्ट किया, आप इस सफ़र पे चलते रहे। आपके इस सफ़र में आपके साथी है जो आपको प्रोत्साहन दे, आपके काम को पसंद करते जुड़ते रहे, बट आप अकेले खुद के दम पे सफ़र पे चलते रहे। बट हम सबकी लाइफ में एक ऐसा साल और पीरियड आया, वी ऑल वेर अफेक्टेड, दैट वाज 2020-21, जहाँ पे कोविड नाम की एक बहुत अत्यंत खतरनाक बीमारी चारों तरफ फैली एंड सबके अपने अपने मेंटल ब्लॉक बोलिए, स्वस्थ हेल्थ बोलिए, वेंचर्स बोलिए, सब ठप पड़ गए। आप भी उसमें उस टाइम अफेक्ट हुए थे, मुझे याद है। मतलब उस टाइम कॉमिक्स कम्युनिटी में इमीडिएटली धीरज वर्मा जी का देहांत हुआ था एंड बहुत सारे आर्टिस्ट भी जूझ रहे थे, आप भी थे, हेल्थ वाइज एंड आई थिंक वेंचर वाइज भी। उस डिफिकल्ट टाइम से तो मैंने जो ये पहला प्रोलॉग दिया कि आपने खुद से पूरा अपना ये जर्नी स्टार्ट किया, और वो बहुत बड़ी बात होती है। कोविड जैसे टाइम से आप कैसे बाहर निकले, बीट हेल्थ वाइज, बीट अपने इस एंटायर वेंचर को, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जो खुद के दम पे बनाते, तो हाउ वाज दैट जर्नी? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके। मैंने आपको बोला कि 2015 या 16 के आसपास मुझे कुछ प्रॉब्लम आया था काफ़ी बड़ा, जिसकी वजह से मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था। वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम मैं उससे थोड़ा उभर के खड़ा हुआ और 17, 18, 19 में मैंने दोबारा थोड़ा फ्लो में आया। मैं काफ़ी गैप बनाया उस टाइम, बट 2019 में कोविड से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आई लॉस्ट माय वाइफ और बेटी। तो उसने मुझे तोड़ दिया और मैंने सब काम छोड़ दिया और मैं घर चला गया। तब मेरा कुछ मन नहीं था आने का वापस, मैं नहीं बनाना चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था। मतलब मेरे लिए तो लाइफ खत्म हो गई।